हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड लास्टली हम लोगों ने डिस्कस करके रखा है अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे एक और प्रॉपर्टी के बारे में दैट इज़ अबाउट द कलर। जो ट्रांजिशन मेटल्स है या फिर उनके जो कंपाउंड्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं। बहुत सारे ट्रांजिशन कंपाउंड्स, बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं गाइस। लेकिन ज़रा सोचिए, हमें कोई कंपाउंड कलर्ड क्यों दिखता है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक कंपाउंड है, तो ये तब कलर जो दिखता है हमें जब इसके ऊपर जो इंसिडेंट लाइट गिरेगा। इंसिडेंट लाइट जब इसके ऊपर गिरता है एंड वी नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ द 7 डिफरेंट कलर्ड वेवलेंथ्स, बराबर ना। यहाँ पर क्या है, 7 अलग अलग कलर के वेवलेंस प्रेजेंट हैं। इनमें से कोई एक या दो जब एब्जॉर्ब होती है और बचा हुआ जो ट्रांसमिटेड लाइट होता है वही हमें इस कंपाउंड का कलर दिखता है। अगर कभी इंसिडेंट लाइट पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया और ट्रांसमिट कुछ नहीं हुआ तो ऐसे केस में जो सब्सटेंसेस है ये ब्लैक हो जाते हैं। अगर कभी इंसिडेंट लाइट इस सब्सटेंस के ऊपर गिरा एंड पूरा का पूरा लाइट ट्रांसमिट बैक हो गया, पूरा का पूरा लाइट ट्रांसमिट बैक होता है, तो ऐसे केस में वो सब्सटेंस हमें कलर दिखते हैं। कैसे दिखेंगे? वाइट। कौन से कलर में दिखेंगे? वाइट। लेकिन इंसिडेंट लाइट जब किसी सब्सटेंस के ऊपर गिरता है तो वो सब्सटेंस क्या करता है, उसमें से हो सकता है कि कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर दे एंड बाकी बचे हुए लाइट्स को ट्रांसमिट कर दें। ऐसे केसेस में आप लोगों को वो सब्सटेंस किसी ना किसी कलर के रूप में मिलेगा। डिपेंड करता है कि जो भी वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब करी है उसकी अपोजिट जो वेवलेंथ होती है, कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ जो होती है वो रिलीज होगी एंड देयरफॉर हमें कंपाउंड उस कलर का मिलता है। जैसे कभी येलो लाइट एब्जॉर्ब अगर होती है तो उस सब्सटेंस का कलर आपको वायलेट दिख सकता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया ना। ये जो कलर्ड होता है कंपाउंड के अंदर ये क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, राइट नाउ ये जो कलर होता है गाइस, ये कलर डिपेंड करता है ऑन द लिगेंड्स। कौन से लिगेंड्स मेटल के साथ जुड़े होते हैं पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में। अब कॉम्प्लेक्स क्या है? जैसे इस कंपाउंड को देखिए, अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये कंपाउंड है तो ये नॉर्मल कंपाउंड तो नहीं दिख रहा है, ये कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये जो ग्रुप लगा है इस कॉपर के साथ, इसे हम लोग कहते हैं लिगेंड एंड इसके ऊपर भी डिपेंड करता है इसका कलर। ना ये कलर होता क्यों है सर? जरा सोचो, जब फ्री आइसोलेटेड आयन की हम लोग बात करते हैं तो फ्री आइसोलेटेड आयन में डी ऑर्बिटल है, बराबर। एंड वी ऑल्सो नो दैट ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये तो 5 होते हैं। जब कोई लिगेंड इसके पास नहीं है या इसके आजू बाजू में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब ये फ्री है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आइसोलेटेड है, तो ऐसे केस में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये डी जनरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? डी जनरेटेड। मतलब क्या? इन सब की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। एंड जब कोई लिगेंड्स इसको अप्रोच करता है, जब कोई ग्रुप इसको अप्रोच करता है तो ऐसे केस में इसकी जो डी जनरेसी है वो बिखर जाती है, टूट जाती है। और ये जो डी ऑर्बिटल है ये टूटता है गाइस, ये डी ऑर्बिटल टूटता है, ये एक 3 का सेट बनाता है और एक 2 का सेट बनाता है। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाने के बाद पढ़ेंगे। तो ऐसे केस में देखो, ये 3 का सेट, ये 2 का सेट, लेकिन है तो डी, है तो डी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। जैसे ये अगर 3D ऑर्बिटल है तो ये 3 3D में से ही आए, ये जो 2 आए ये भी 3D में से ही तो आए। एंड देयरफॉर इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है लेकिन काफ़ी कम होता है, लो एनर्जी डिफरेंस। एंड लो एनर्जी डिफरेंस के कारण क्या होता है कि जब एनर्जी मिलती है, लिगेंड्स इसे जब अप्रोच करता है, जब एनर्जी मिलती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा सकता है,
लोअर टू हायर, डिपेंड करता है ये 3 ऊपर है या नीचे है, वो तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है जब हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर जंप करता है तो इसे हम लोग कहते हैं डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन मतलब क्या, लोअर डी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाएगा। कब, जब ये विजिबल लाइट में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो विजिबल लाइट में से थोड़ा सी वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण डी ट्रांजिशन होगा गाइस, एंड आप लोगों को कंपाउंड्स क्या मिलेंगे, कलर्ड मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही जिसमें डी ऑर्बिटल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है या फिर है ही नहीं, तो ऐसे केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो कंपाउंड कलरलेस होता है। जैसे स्कैंडियम 3+ को देख लीजिए, टिटेनियम 4+ को देख लीजिए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। अगर हम लोग कॉपर +1 की बात करते हैं, हम लोग जिंक 2+ की बात करते हैं, इन सब के कॉन्फ़िगरेशन सामने पढ़ के रखे हैं। तो ऐसे केस में ये जो भी कंपाउंड्स बनाएंगे ये कलरलेस बनाएंगे। अगर आप लोगों को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि SCCl3 स्कैंडियम क्लोराइड एंड CuSO4 ये 2 कंपाउंड्स है, बताइए ये कलरलेस है, ये कलर्ड है, क्यों है? तो आपको समझाना पड़ेगा कि इस कंपाउंड के अंदर स्कैंडियम का स्टेट +3 होता है, एंड जब +3 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d0 है। इट डू नॉट कंटेन्स एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा नहीं, डी ट्रांजिशन होगा नहीं, एंड देयरफॉर ये कंपाउंड आपको कलर्ड नहीं मिल सकता। बट इसके केस में होगा, क्योंकि ये +2 स्टेट में है, एंड जब +2 स्टेट में है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d9 होता है, 3d9 होता है, एंड देयरफॉर ये आप लोगों को कलर्ड मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ध्यान रखेंगे। नाउ जनरली जो कलर्स होते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, राइट, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। अब इन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए मैं इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एंड विजिबल जो वेवलेंस है, विजिबल जो लाइट है, विजिबल रीजन जिसे हम लोग कहते हैं, तो विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक हो सकता है। मीन्स चलिए 400 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर होगा नियर अबाउट 800 नैनोमीटर। एंड आप लोगों ने सुना होगा विबग्योर, बराबर है ना। तो यहाँ पर अगर वॉयलेट है तो यहीं पर इंडिगो होता है, देन ब्लू आता है, देन उसके बाद नंबर आएगा ग्रीन का, देन उसके बाद येलो का, देन ऑरेंज का, एंड यहाँ पर होता है रेड। देखिए कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो यही कहीं छुपा होता है। यहाँ पर आपके बुक में इनके रेंजेस भी मिलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की। तो वॉयलेट कलर जब एब्जॉर्ब होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप लोगों को कैसे मिलेगा, देखिए येलो या फिर ग्रीन, डिपेंड करता है कि कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, वेवलेंथ पे, कर रहा है ना, वेवलेंथ पे। अगर काफ़ी 400 से काफ़ी क्लोज एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपको इस साइड का कलर मिलेगा। 400 से कम कम जैसे कलर होता जाएगा, सॉरी जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा तो वैसे वैसे कलर कौन से साइड में चला जाएगा, येलो इस साइड में चला जाएगा। तो ये डिपेंड होता है। जैसे देखो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री आपको ब्लू या फिर ग्रीन भी मिलता है, डिपेंड करता है कि वो कैसे कलर को एब्जॉर्ब करता है। तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड से ये कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, विजिबल लाइट में से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, बची हुए लाइट्स को ट्रांसमिट कर देते हैं, एंड जो ट्रांसमिटेड वेवलेंथ है वही हमें उस कंपाउंड का कलर मिलता है। अब गाइस मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो कंपाउंड्स है, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर होता है इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कैसे देखते हैं, सपोज करिए हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं, जिसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब ये कंपाउंड ऐसा है। इसे जब हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका ज्योमेट्री अगर देखें तो ऑक्टाहेड्रल होता है। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है एंड इसका कलर पिंक होता है।
क्या होता है, इसका कलर पिंक होता है। गाइज जब आप लोग इसे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हो तो ऐसे केस में इसका जो कलर है ये ऐसे बन जाता है डीप ब्लू, इसका कलर डीप ब्लू बन जाता है। सर कैसे बना? देखिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl में ये आयंस प्रेजेंट है, ये आयंस क्या करते हैं, इससे पानी को रिप्लेस कर देते हैं एंड एक नया कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, दैट इज हम लोग कह सकते हैं COCl4, यहाँ पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव एंड 6H2O रिलीज हो गया। इसकी ज्योमेट्री जो होती है गाइस वो होती है टेट्राहेड्रल, मतलब फर्क है d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग में फर्क आ जाएगा एंड देयरफॉर आप लोगों को कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब ये कि जो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स हैं इनके कलर किसके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर मिलेगा। दूसरा ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, राइट, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर हम लोग दे सकते हैं डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन अगर होता है तो। एंड एक और फैक्टर आपके बुक में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, दैट इज नेचर ऑफ द लिगैंड्स, नेचर ऑफ द लिगैंड्स कि किस टाइप के लिगैंड्स के साथ वो जुड़ा होता है। तो नेचर ऑफ लिगैंड्स, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आपको 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड्स और कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ब्राइटली कलर्ड, एक्सप्लेन। या फिर आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि ये कंपाउंड कलर्ड है, ये कंपाउंड कलरलेस है, तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व करना, कैसे उसका आंसर लिखना, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। 2 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है कि बताइए ट्रांजिशन मेटल्स एंड उनके कंपाउंड्स, यहाँ पर मैंने कहा मेटल भी और उनके कंपाउंड्स भी, हाँ, तो ट्रांजिशन मेटल्स एंड उनके कंपाउंड्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज अ कैटालिस्ट के रूप में। अब कैटालिस्ट क्या होता है गाइस? तो कैटालिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। पता है आप लोगों को, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ के रखा है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और उनके जो कंपाउंड्स हैं ये हम लोग कैटालिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे रिएक्शन में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटालिस्ट। नाउ जो कैटालिसिस होता है ये 2 टाइप से होता है, एक होता है हेटेरोजीनस कैटालिसिस, हेटेरोजीनस कैटालिसिस होता है गाइस, एंड दूसरा जो होता है उसे आप लोग कहते हो होमोजीनस कैटालिसिस। क्या कहते हैं? होमोजीनस कैटालिसिस। तो दोनों ही टाइप का जो कैटालिसिस है इसमें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर उनके कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कैटालिस्ट। कैसे? पहले ये समझो कि होमोजीनस कैटालिसिस क्या होता है एंड हेटेरोजीनस कैटालिसिस क्या होता है। होमोजीनस कैटालिसिस मतलब ऐसा कैटालिस्ट जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट ये सेम फेज में होते हैं। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स एंड कैटालिस्ट ये क्या होते हैं? सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं। वही हेटेरोजीनस कैटालिसिस में क्या होता है? डिफरेंट स्टेट में होते हैं। बराबर है? तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ क्यों कर सकते हैं? तो इसके पीछे रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर से वही रीजन इन n-1 d ऑर्बिटल। सर इसके कारण क्या फायदा होता है? इसके कारण फायदा ये होता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, जिसके कारण ये कैटालिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं गाइस। सोचिए जब होमोजेनस कैटालिसिस होता है तो जो मेटल का आयन है वो रिएक्शन मिक्सचर के साथ इंटरमीडिएट बनाता है एंड बाद में फ्री होता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है। जबकि हेटेरोजीनस कैटालिस्ट में क्या होता है? कैटालिस्ट अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, उसके सरफेस पे जाके रिएक्शन होती है एंड हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब कई सारे ढेर सारे आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, प्लाटिनम, राइट।
पैलाडियम, सिल्वर, ये सारे के सारे आपने कभी ना कभी किसी रिएक्शन में देखे होंगे कि ये कैटालिस्ट का काम करते हैं, राइट। तो कैटालिस्ट क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो और उसके एग्जांपल दो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कई सारे एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, जब हम लोग पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पर कैटालिस्ट होता है MnO2 एंड आपको मिलेगा KCl एंड थ्राइस ऑफ O2। आप लोगों ने कन्वर्जन ऑफ द इथीन इनटू इथेन ये पढ़ा होगा इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट रेनी निकेल, राइट। रेनी निकेल नियर अबाउट 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होता है। यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन है गाइस, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑयल्स को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द फैट्स, एंड ये जो फैट्स है ये हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मार्गारीन। और मार्गारीन क्या होता है बताओ, मार्गारीन होता है सब्सटीट्यूट फॉर द बटर। थोड़ा सा येलोइश कलर का दिखता है इसलिए हम लोग उसे इसकी जगह पर यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम लोग हैबर्स प्रोसेस की बात करते हैं तो हैबर्स प्रोसेस किस लिए यूज़ करते हैं, तो हैबर प्रोसेस इज यूज टू सिंथेसाइज अमोनिया, सिंथेसाइज अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए हम लोग हैबर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे, दैट इज N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पर जो कैटालिस्ट होता है वो होता है मोलिब्डेनम एंड आयरन का मिक्सचर, मोलिब्डेनम एंड आयरन का मिक्सचर होता है। कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं गाइस, दैट इज प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस, प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस। या फिर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में ये स्टेप थी V2O5, वैनाडियम पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर सकते थे। ऐसे ढेर सारे रिएक्शन है गाइस। फिशर ट्रॉप प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर फिशर ट्रॉप प्रोसेस क्या है, तो फिशर ट्रॉप प्रोसेस ये ऐसी प्रोसेस है जिससे आप लोग सिंथेटिक पेट्रोल बनाते हो, सिंथेटिक पेट्रोल। तो सिंथेटिक पेट्रोल बनाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली कोबाल्ट थोरियम अलॉय का, राइट। कोबाल्ट थोरियम अलॉय का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सिंथेटिक पेट्रोल। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हो गाइस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। गाइस अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जब भी कोई मेटल सॉलिडिफाई होता है तो आपको पता है ये मेटल के एटम्स होंगे, ऐसे कई सारे लेयर्स बने होंगे। यहाँ पर जो गैप होती है ना गाइस थोड़ा सी, इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं इसे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। एंड जब भी कोई स्मॉल एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ये ऐसे एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल के इंटरस्टिशियल स्पेस में जब ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे छोटे एलिमेंट्स जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके ट्रैप हो जाते हैं तो आने वाला जो कंपाउंड बनता है गाइस, उस कंपाउंड को कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या कहते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। कई बार तो ऐसा होता है कि सल्फाइड एंड कार्बाइड, सल्फाइड्स एंड कार्बाइड्स की अगर बात करते हैं तो ये भी बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, अगर हम लोग स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो ये भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड का एग्जांपल होता है। इवन अगर हम लोग कास्ट आयरन की बात करते हैं तो ये भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड का एग्जांपल बन जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, आयरन के अंदर जाके ट्रैप हो जाता है कार्बन, आयरन के अंदर जाके क्या हो जाता है, कार्बन ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो डक्टिलिटी है, आयरन की जो डक्टिलिटी है, आयरन की जो मैलिएबिलिटी होती है, ये
कम हो जाती है बट टिनासिटी बढ़ जाती है। अब ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने 10 तक तो पढ़ के रखी होगी, राइट। तो ये होते इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और एक याद रखिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं तो दीज आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। ये कंपाउंड्स नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होता है, मतलब प्रॉपर रेशियो में नहीं होते, हम लोग इनके फॉर्मूले बराबर नहीं दिखा सकते। तो अब बारी आती है इनकी प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। गाइस कई सारी प्रॉपर्टी तो इनकी मेटल के समान ही होती है, पेरेंट मेटल के समान होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जैसे मेटल है वैसे इनकी भी प्रॉपर्टी है कि ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है गाइज, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट मेटल। देखिए पेरेंट मेटल के समान ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। देन इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन प्योर मेटल्स। फर्दर अगर हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात करते हैं गाइस, तो इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज लो देन पेरेंट मेटल। पेरेंट मेटल के मुकाबले इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, राइट। एंड अगर हम लोग मेटालिक कार्बाइड्स की बात करते हैं ना, तो जो मेटालिक कार्बाइड्स होते हैं दैट मेटालिक कार्बाइड्स आर इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड, इसीलिए इन्हें हम लोग कटिंग टूल में यूज़ करते हैं। जैसे टंगस्टन कार्बाइड की अगर बात करें तो ये कटिंग टूल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगेन हम लोग हाइड्राइड्स की अगर बात करते हैं, मेटल के हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं गाइस। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड इनकी प्रॉपर्टीज है। तो एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इनकी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। मैंने इसे ऐसे लिखा, अलॉयज फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये अलॉयज बनाते हैं, एक्सप्लेन करके दिखाइए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या आप लोगों को पता है अलॉय का मतलब क्या होता है? अलॉय का मतलब होता है द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स one of which must be the metal। देखिए इसे आप लोग अलॉय कहते हो, द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड वन ऑफ विच इज मस्ट बी अ मेटल, इसे आप लोग कहते हो अलॉय। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलॉयज बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि सिमिलरिटी इन द साइज, राइट। इनके साइजेस जो होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है ये सिमिलर होती हैं। गाइस जो अलॉयज होते हैं इसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं फेरस अलॉयज एंड दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन फेरस अलॉयज। नाउ फेरस अलॉयज का मतलब क्या होता है? तो फेरस अलॉयज मतलब ऐसे अलॉयज जिसमें दूसरे एलिमेंट्स को हम लोग मिक्स करेंगे विथ आयरन। मतलब इसमें जो मेजर पार्ट होता है, दैट इज मेजर पार्ट, ये क्या होगा? आयरन का होगा। जिसका एग्जांपल अगर देखें तो आप लोग दे सकते हो निकेल स्टील का एग्जांपल, आप लोग दे सकते हो क्रोम स्टील का एग्जांपल, एल्यूमिनियम स्टील अगर है तो ये भी उसका एग्जांपल बन जाता है। लेकिन नॉन फेरस में क्या होता है? तो नॉन फेरस में हम लोग बाकी मटेरियल्स के अंदर आयरन डालते हैं, अब कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ब्रॉन्ज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जो कि आप लोग यूज करते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टैच्यूज, मेडल्स एंड ट्रॉफीज।
ब्रास की अगर बात करें तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक एंड यू नो दैट भंडारा इज द ब्रास सिटी, बराबर है। इसके अलावा गाइस कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जैसे कुप्रा निकेल। कुप्रा निकेल ये कॉपर एंड निकेल का एक अलॉय है जो कि शिप्स मतलब मराइन जो मशीन्स है उनके पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ करी जाती है। तो कई सारे अलॉयज़ आप लोग देख सकते हो गाइस, बहुत सारे अलॉयज़ होते हैं जैसे नाइक्रोम, ये भी एक अलॉय होता है, इसमें निकेल एंड क्रोमियम छुपा हुआ है, राइट, इसका भी इस्तेमाल होता है। इवन टिटेनियम के अलॉयज़, जो टिटेनियम के अलॉयज़ होते हैं ये अल्ट्रा हाई स्पीड मशीन्स के पार्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये है अलॉयज़ फॉर्मेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए।